हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निहारिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर मोशन एंड टाइम पढ़ेंगे। आप लोग ने अपने घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो मूव नहीं करती, मतलब जो हिलती डुलती नहीं है। जैसे हमारा घर हो गया, होम हो गया, स्कूल हो गया, टेबल चेयर है, माउंटेन है, ट्रीज़ हैं। ये सारी चीज़ें कभी भी मूव नहीं करती हैं, मीन्स अपने हिलती डुलती नहीं है, टाइम के साथ अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करती। ऐसी चीज़ों को जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, वो उन चीज़ों को हम बोलते हैं वो रेस्ट में है। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज नॉट सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो चीज़ें अब टाइम के साथ अपना जगह चेंज नहीं कर रही। जैसे हमारी यहाँ पे जो क्लॉक है वो आगे जा रही है, मीन्स आगे बढ़ रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो सामान है जैसे हमारा घर है या टेबल चेयर कहीं पड़ा है तो वो अपनी पोजीशन से हट नहीं रहा, मतलब चेंज नहीं कर रहा। ऐसी चीज़ें को हम बोलते हैं ये चीज़ें किस में है, रेस्ट में है। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपना टाइम के साथ चलती रहती हैं, मीन्स अपनी पोजीशंस को चेंज करती रहती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो चीज़ें अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर ले वो किस में है, मोशन में है। जैसे यहाँ पे एक कार दिख रही है, ये क्या है, चल रही है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ये किस में है, मोशन में है। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहलाती हैं, ये चीज़ें मोशन में हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के लिए रेस्ट में होती हैं लेकिन कुछ टाइम बाद मोशन में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे कार खड़ी है पार्किंग लॉट में, ये किस में है, अभी तो रेस्ट में है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मोशन में भी आ सकती हैं। जैसे कार जो है थोड़े टाइम जब तक पार्किंग में खड़ी है तब तक तो वो रेस्ट में रहेगी, लेकिन जब उसको ड्राइव करेंगे तो वो कैसे आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। जैसे ये सेकेंड पिक्चर में बनी हुई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। ये सारी चीज़ें किस में है, मोशन में है। अगर कोई चीज़ खड़ी है, मतलब जो अपना टाइम के साथ अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही, वो होगा रेस्ट पोजीशन उसकी। और जो अपनी पोजीशन को चेंज करती रह रही है, मीन्स टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले, वो हो जाएगी चीज़ इन मोशन में, मतलब मोशन में आ जाएगी। तो रेस्ट और मोशन यही है, जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे टाइम के साथ वो होता है मोशन में, और जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ ना चेंज करे वो होती है रेस्ट में। टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनली मोशन और पीरियोडिक मोशंस। ये आपने पहले भी अपने क्लास 6 में भी पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इन चीज़ों के बारे में। वैसे ही आपने पहले भी पढ़ रखी है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चले उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई कार है और वो सीधी डायरेक्शन में चल रही है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उसका मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। मतलब जो भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी उसका मोशन हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन होता है। सेकंड है सर्कुलर मोशन। टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को सर्कुलर राउंड, मतलब एक सर्कल की तरह चले, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है इसी सर्कल में चले, ऐसे मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। जैसे कोई कार यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और वो पूरा ये सर्कल राउंड, मतलब इस सर्कल के बेस पे चले, मतलब इस गोल गोल चले, तो इसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। थर्ड है हमारा पीरियोडिक मोशन। एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट्स रिपीट इट मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो अपना रिपीट करे, मतलब अपनी चीज़ को, अपनी स्पीड को, मतलब जो जैसे चल रहा है उसको रिपीट करता रहे, उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। जैसे यहाँ पे एक बच्चा बैठा है स्विंग पे और ये झूले को क्या करेंगे, पीछे से अगर हमने धक्का लगाया तो वो झूला पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो इसका मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। मतलब अपनी जो इसकी मूव है, मतलब मोशन है इसका, वो क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है।
तो इस ऐसे मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। फोर्थ है हमारा रोटेशनल मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता रहे उस मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। जैसे अर्थ क्या करती है, वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, मतलब घूमती रहती है, कभी भी वो इधर उधर नहीं जाती। जो उसकी एक्सिस है वो उस पर हर टाइम घूमती रहती है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो और फास्ट मोशन तो हम अपने आप से भी बता सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा तेज़ चल रही है वो फास्ट मोशन में है, जो हल्के चल रही है वो स्लो मोशन में है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है साइकिल और कार का, तो ऑब्वियस है जो कार है वो फास्ट मोशन में होगी और साइकिल जो है वो स्लो मोशन में होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। यहाँ कोई रेस है जो 100 मीटर की है, जिसमें A B C D और E पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनकी रेस के लिए हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्लो है कौन सा कार है। अब यहाँ पे हमें टेबल दे दी है, रिजल्ट उसका दे दिया है कि जो B है वो फर्स्ट आया है और जो E है वो लास्ट है। तो ऑब्वियस है जो B है वो फर्स्ट आया है, तो उसकी अब हमें से पूछे इसमें कि किसने सबसे कम टाइम लिया, तो ऑब्वियस है रेस है तो जो सबसे पहले पहुंचेगा उसने ही सबसे कम टाइम लिया होगा। तो जो B है उसने सबसे कम टाइम लिया होगा, तो सबसे कम टाइम किसका है यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से टाइम दे रखे, 20, 30, 80, 25 और 35 सेकेंड्स। तो B सबसे फर्स्ट आया है तो B ने सबसे कम टाइम लिएगा, तो सबसे कम टाइम कौन सा है यहाँ पे 18 सेकेंड, तो 18 सेकेंड आ जाएगा। फिर इसके बाद A आया है तो 20 सेकेंड। थर्ड है D, तो D का कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। फोर्थ है C, तो C का कितना हो जाएगा 30 सेकेंड और E का 35 सेकेंड। मतलब अब हम इससे देख के पहचान सकते हैं, इनके टाइम को देख के भी हम बता सकते हैं कि कौन सबसे फास्ट होगा। तो सबसे फास्ट कौन आया B और सबसे स्लो कौन रहेगा E। तो हमारा ये हम इस तरह से भी फास्ट और स्लो मोशन को फाइंड कर सकते हैं। तो स्लो ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्लो मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन मोर टाइम। मतलब कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जो ज़्यादा टाइम में लेता है वो स्लो ऑब्जेक्ट, और जो कम टाइम में लेता है वो फास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने पीछे रेस में भी देखा था, ठीक। जैसे यहाँ पे भी अभी पीछे रेस में देखा है ना, तो फास्ट कौन है B है और स्लो कौन है E है। अब जैसे यहाँ पे दो कार लेते हैं, जो एक कार 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है और दूसरी कार जो है वो 1 मिनट में 0.8 किलोमीटर चल रही है। तो हमें देख के पता चल रहा है जो ज़्यादा चल रही है वो फास्ट मोशन में है और जो हल्के चल रही है वो स्लो मोशन में है। जैसे यहाँ पे कार 1 है, ये हमने लाइन मान ली 1 किलोमीटर की है, तो वो 1 किलोमीटर चल रही है। और जो कार 2 है वो 0.8 चल रही थी, तो वो क्या है उससे कम चली है, सेम टाइम लिया लेकिन जगह जो है उसने कम डिस्टेंस को तय किया। तो जो कम डिस्टेंस चली उसकी स्पीड कैसी हुई, स्लो स्पीड हुई। और जो ज़्यादा डिस्टेंस चली, मतलब 1 किलोमीटर ज़्यादा चली है एक कार, वो क्या है फास्ट डिस्टेंस हुई। तो इसका मोशन कैसा हो गया, कार 1 का फास्ट हो गया और कार 2 का स्लो मोशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अभी तक का। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। जैसे यूनिट टाइम क्या है 1 आवर, 1 सेकेंड या 1 मिनट, ये से क्या कहते हैं यूनिट टाइम। इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कवर कर रही है एक यूनिट टाइम में, उसको क्या कहा जाता है, स्पीड बोलते हैं। We can find out whether an object is moving fast or slow by calculating its time. हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम कैलकुलेट करके उसकी स्पीड बता देते हैं कि कौन सी स्पीड फास्ट है और कौन सी स्पीड स्लो है, मतलब स्लो है। किस ऑब्जेक्ट की स्पीड फास्ट हो रही है और किस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो रही है, हम कैसे फाइंड कर लेते हैं, उसका टाइम कैलकुलेट करके फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जैसे स्पीड, टाइम या डिस्टेंस में हमें कुछ फाइंड करना होता है, तो हम ये न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला होता है, जो स्पीड है वो हम स्पीड की जगह लिखेंगे,
टोटल डिस्टेंस कवर मीन्स जितनी भी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर करी है, और टोटल टाइम कितना जितना लगाया है वो टाइम के नीचे लिखा जाता है। तो इस तरह से हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले से उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो भी हमारा फॉर्मूला सेम ही रहता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है ये देख लेते हैं। If an object cover equal distance in equal time interval, then the body is moving uniform speed and its motion is called uniform motion. इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई कार अपनी स्पीड स्टार्ट करती है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, मतलब उसने 40 किलोमीटर 1 आवर में पूरा कवर किया है। तो इस 1 आवर को हमने डिवाइड कर लिया 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट में से डिवाइड करेंगे तो हम कितना आएगा 15 मिनट्स करके हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मीन्स उसकी स्पीड हर जगह सेम होने वाली है। तो जब सेम होगी तो क्या होगा, अब जब हमने ये 15 मिनट में डिवाइड किया है तो उसकी स्पीड हर जगह पे सेम होगी। मतलब वो फर्स्ट 15 मिनट्स में भी जो डिस्टेंस कवर करेगी वही डिस्टेंस वो आगे के 15 मिनट्स में भी कवर करने वाली है। तो उसकी फर्स्ट 15 मिनट्स हैं उसमें उसकी डिस्टेंस क्या होगी 10 किलोमीटर। फिर सेकंड जो 15 मिनट्स हैं उसमें भी उसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर, थर्ड में भी 10 किलोमीटर और फोर्थ में भी 10 किलोमीटर। मतलब उसने अपनी जो कार की स्पीड थी वो हर जगह उसकी सेम थी। अगर वो पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर तय कर रही थी तो वो आगे के भी जो 15 मिनट्स हैं उसमें भी उसने सेम डिस्टेंस करी। तो ऐसी जो स्पीड होती है जिसमें डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब डिस्टेंस हर जगह सेम चलेगी, उसको यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ स्पीड ऑफ a body is changed with respect to time, then it is said to be non-uniform speed and its motion said। और ये दोनों जा रहे हैं तो हम इनकी स्पीड क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं फिर से 100 मीटर रेस में किया था कि कौन जो 1 आवर में 40 किलोमीटर टाइम के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड को देख सकते हैं। हमने पहले लिया था 50 मिनट्स के कौन सेकंड आया, तो हमने वहाँ 15 मिनट्स के इंटरवल जब टाइम देखेंगे और मेजर करके बता लेंगे कि कौन सा फर्स्ट इंटरवल में कार ने डिस्टेंस कवर की वो है 10 किलोमीटर। ऐसी सेकंड में करिए स्पीड को मेजर नहीं कर पाते, थर्ड में 8 किलोमीटर मेजर नहीं कर पाते, में 7 किलोमीटर की स्पीड। यहाँ पे बॉल जो स्पीड थी कार की वो हर 15 मिनट बाद हम मेजर नहीं कर पाएंगे। दूसरी स्पीड आ गई, कर पाएंगे क्या पहले में जैसे बॉल फेंका और वो किस स्पीड से आगे बढ़ी और फिर 7 पाओगे नहीं कर पाएंगे। अगर डिस्टेंस चेंज होती रहती है, मतलब जो स्पीड है वो अपनी वॉच के अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग तो चेंज होती है, हम इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आया? यूनिफॉर्म स्पीड वो जिसमें हर इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, सेम रहे। नॉन यूनिफॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक, गाड़ी की जो स्पीड होती है आपने देखा भी होगा, कार पे, बस पे, स्कूटर पे जो व्हीकल्स होते हैं उन पे मीटर्स बने होते हैं। आगे फ्रंट साइड में उनके मीटर्स बने होते हैं, जैसे ये गाड़ी में दिख रहा है, देखिए। तो जो गाड़ी की स्पीड को मेज़र करता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये हमेशा किलोमीटर पर आवर में बना होता है, इसको किलोमीटर पर आवर में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो गाड़ी की डिस्टेंस को मेज़र करता है उसको बोला जाता है ऑडोमीटर। ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, मतलब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, ये मेज़र करता है। तो जो गाड़ी की स्पीड मेज़र कर रहा है वो स्पीडोमीटर, और जो गाड़ी का डिस्टेंस मेज़र कर रहा है वो ऑडोमीटर। जैसे यहाँ पे जो बना भी हुआ है देखिए स्क्रीन पे, ये क्या है, मीटर्स हैं। 2 मीटर होते हैं जो एक स्पीड मेज़र करता है और एक डिस्टेंस मेज़र करता है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में लिखा है किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीडोमीटर। और जो दूसरा है जो स्पीड मेज़र कर रहा है बीच में बना हुआ है देखिए, ये कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, वो ऑडोमीटर।
तो दोनों का काम समझ में आ गया। स्पीडोमीटर का काम गाड़ी की स्पीड को मेज़र करना, ऑडोमीटर का काम गाड़ी की डिस्टेंस को मेज़र करना। नेक्स्ट है हमारा टाइम। टाइम के बारे में हम सबको ही पता होगा। प्रेजेंट टाइम में टाइम को मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लॉक है, मोबाइल है, डिजिटल वॉच हैं। तो हमारे पास इस टाइम को मेज़र करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम टाइम आसानी से देख सकते हैं। पर पहले के लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जिससे वो टाइम को वॉच कर सकें, मतलब देख पाएँ। तो वो लोग कैसे करते थे? उन लोगों ने नेचर के थ्रू ही अपना टाइम बनाया, जैसे अपने टाइम को कैलकुलेट करने का एक तरीका बनाया। जैसे इन्होंने एक दिन के सूरज निकलने से अगले दिन के सूरज निकलने तक को एक दिन बताया। ऐसे ही एक नया मून होने से अगले नए मून तक को उन्होंने एक मंथ बता दिया। ऐसे ही टाइम अर्थ के एक फिक्स रेवोल्यूशन को, मतलब एक पूरे चक्कर को उन लोगों ने एक ईयर बताया। ऐसे करके उन्होंने अपना एक टाइम का अंदाज़ा लगाया था कि ऐसे ऐसे हमारा दिन होता है, फिर अगला मंथ आता है, फिर नेक्स्ट ईयर होता है। तो उन लोगों ने नेचर के थ्रू ही अपना ये टाइम डिसाइड किया। जो चीज़ नेचर बार बार रिपीट करती है, जैसे एक दिन सूरज निकलता है फिर अगले दिन भी सूरज निकलता है, वैसे ही मंथ में भी हर चीज़ रिपीट होती रहती है, ईयर भी हर साल आते रहते हैं। तो इसी तरह से उन लोगों ने जो नेचर रिपीट कर रही है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग टाइम को देखना शुरू कर दिया। ये तो जो यूनिट्स थी, मतलब ये ऐसे जैसे एक दिन से दूसरा दिन देखना और एक साल देखना, ये थोड़े बड़े टाइम के लिए था। छोटे टाइम के लिए अब उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया। जैसे जैसे सनडाइल। सनडाइल अगर आप लोग दिल्ली के जजंतरम मंतरम में गए होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर सनडाइल देखा होगा। सनडाइल कैसे होता था, जैसे क्लॉक पे हमारे मार्किंग होती है 5-5 मिनट्स की, वैसे ही सनडाइल पे भी मार्किंग थी। अभी ये पिक्चर में आप लोगों को दिख भी रहा होगा, जैसे यह मार्किंग करी हुई है। इसके अकॉर्डिंग जब जो सन इस पे पड़ता था और जैसे जैसे सन अपना चेंज होता था, मतलब दिन आगे बढ़ता था, वैसे वैसे इसकी शेडो भी चेंज होती जाती थी और वो एक नंबर पे आती थी। जैसे यहाँ पे जो मार्किंग दिख रही है आप लोगों को नंबर्स की, इन मार्किंग पे आती थी। इसके अकॉर्डिंग लोग टाइम देख के बताते थे। जैसे ये शेड दिख रहा है, जैसे सन अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता था, मीन्स जैसे सन ऊपर गया तो इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती थी। तो ये जो शेडो बन रही है ये भी नंबर्स पे, अलग अलग नंबर्स पे आती जाती थी। मतलब जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती थी वैसे ही वैसे शेडो, जो इसकी शेडो बनती थी यहाँ पे, वो भी क्या होती थी, चेंज होती जाती थी और वो एक नंबर्स पे आती जाती थी, अलग अलग नंबर्स पे आती जाती थी। जैसे यहाँ पे अभी शेडो दिख रही होगी आप लोगों को बनी हुई, वैसे ही सेम जैसे हमारी क्लॉक चलती है वैसे। तो इसके थ्रू लोग वहाँ पे टाइम देखते थे। नेक्स्ट तरीका था वाटर क्लॉक का। वाटर क्लॉक में क्या था, दो बर्तन लिए जाते थे और बड़े बर्तन में छेद कर दिया जाता था और बड़े बर्तन के ऊपर पानी रख के भर दिया जाता था कि, और जो वो छेद था उसमें से पानी थोड़ा थोड़ा टपकता रहता था और वो छोटे बर्तन में आ जाता था, वो छोटे बर्तन में आता जाता था। जैसे यहाँ पे आपको बड़ा बर्तन दिख रहा है और एक छोटा बर्तन, बड़े बर्तन में पानी डाल दिया और छोटा बर्तन उसके नीचे रख दिया। अब जैसे जैसे पानी क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे ये रखा हुआ है ऊपर बड़ा बर्तन, इसमें एक होल कर दिया गया है और नीचे पानी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के में टपकता जाता था और इस ड्रॉपलेट्स को, पानी को देख लिया जाता था कि वो पूरा बर्तन कितनी देर में फिल हो रहा है। जैसे मान लिया पूरा बर्तन हमारा, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो टपक टपक के 6 आवर में पूरे बर्तन को फिल कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइम मेज़र कर लिया जाता था। जैसे हाफ अगर फिल है तो 3 आवर्स हो गए, उससे हाफ फिल है तो और कम आवर हो गए। इस तरह से वाटर क्लॉक काम करती थी। सिंपल है। वाटर क्लॉक में क्या किया जाता था, पानी, दो बर्तन लिए जाते थे, बड़े बर्तन में नीचे छेद कर दिया जाता था और उसके नीचे छोटा बर्तन रख दिया जाता था और पानी भरने के बाद पानी उसमें ड्रॉपलेट की तरह नीचे टपकता जाता था, जिससे जो नीचे वाला बर्तन है वो भर जाता था। और जब वो भर जाता था तो उस बर्तन को एक बार अंदाज़ा लगा लिया था उन लोगों ने कि कितनी देर में भर रहा है। अब वो बर्तन जितनी देर में भरता था उसके अकॉर्डिंग टाइम मेज़र कर लिया जाता था। जैसे अगर 3 आवर्स में भर रहा है तो टाइम मेज़र कर लेंगे, अगर 6 आवर में भर रहा है तो टाइम मेज़र कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग टाइम का पता लगाया जाता था। ये तो हमारी थी वाटर क्लॉक।
आई होप समझ में आई होगी वाटर क्लॉक में क्या था। वाटर क्लॉक में 2 बर्तन लिए जाते थे, एक में छेद और दूसरा उसके नीचे। सैंड क्लॉक आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें सैंड भरा होता है। अभी आगे है नेक्स्ट वो सैंड क्लॉक, उसी की तरह बिल्कुल ये वाटर क्लॉक है। नेक्स्ट है हमारी सैंड क्लॉक। जैसे वाटर क्लॉक थी बिल्कुल ही सेम सैंड क्लॉक है। ये सैंड क्लॉक आप लोग ने कभी कहीं देखी भी हो सकती है, देखी हो। इसमें भी क्या किया जाता था, ऊपर सैंड भर दिया जाता था और नीचे एक होल होता था जिसमें से सैंड नीचे जाता रहता था दूसरी जगह में। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा होगा, ऐसे सैंड नीचे जाता रहता था। और इसका एक फिक्स टाइम था, क्योंकि होल तो सेम ही था। इसका फिक्स टाइम रहता था कि सैंड इतनी देर में सारा सैंड नीचे पहुंच जाएगा। और वो सारा समय एक अंदाज़ा लगा लिया जाता था एक बार देख के, और उसके अकॉर्डिंग टाइम का पता लगाया जाता था कि ये इतनी सैंड गई है तो इतना टाइम हुआ होगा, अगर पूरी सैंड चली जाएगी तो कितना टाइम होगा। ये सारी क्लॉक्स तो थी, लेकिन ये सारी क्लॉक्स बड़े टाइम को मेज़र करने के लिए थी। अब इस जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें तो एक एक सेकंड का भी बहुत वैल्यू होती है। कोई 1 सेकंड से फर्स्ट आता है, कोई 1 सेकंड से सेकंड आ सकता है। तो इसमें स्पोर्ट्स में स्पेशल क्लॉक मेज़र की जाती हैं, जो सेकंड से भी छोटी यूनिट देता है, जो 1/10 यूनिट या 100 ऑफ सेकंड बता सकता है। मतलब सेकंड का भी बहुत छोटी, जो पॉइंट पॉइंट में भी हमें बहुत छोटी यूनिट बता दे टाइम का। क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में तो कोई 1 सेकंड से जीत भी जाता है, कोई 1 सेकंड से हारता भी है। तो वहाँ पे जो सेकंड के टाइम है उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो उस जगह के लिए ये वाली स्पेशल क्लॉक यूज़ की जाती थी, जो बहुत ही छोटे टाइम को मेज़र कर पाए। मतलब 1/10 या 100 टाइम को भी बहुत ही ईजिली मेज़र कर सकती है। ये वाली क्लॉक ज़्यादा मेज़र नहीं की जाती है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। अब 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू जो होता है 1 माइक्रो सेकेंड, वो होता है वो 1/10 लाख के बराबर सेकेंड होता है। अगर 1 माइक्रो सेकेंड के बारे में कोई पूछे तो 1/10 लाख सेकेंड्स के बराबर होता है। मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड्स के बराबर होता है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ऐसे ही 1 नैनो सेकेंड होता है, वो 10⁻⁹ सेकेंड के बराबर होता है, जो माइक्रो सेकेंड से भी ज़्यादा छोटी यूनिट है। तो टाइम अभी हमने देख लिया किस किस में मेज़र किया जाता है। और ये जो टाइम मेज़र किया जाता है ये स्पेशल वॉच से किया जाता है, जो साइंटिफिकली होती है। नेक्स्ट है हमारा पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक पहले चलती थी, अभी आप लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ घरों में आपने देखा भी होगा। पेंडुलम क्लॉक में कैसी होती है, इस शेप की होती है, जिसमें एक नीचे पैंडल लगा होता है और वो अपने फिक्स्ड रोटेशन करती रहती है। इस क्लॉक में एक पैंडल होता है जो थ्रेड की हेल्प से बंधा होता है ऊपर स्टैंड से। जो ये पैंडल होता है वो स्मॉल मेटेलिक बॉल का होता है, जो पूरे टाइम घूमता रहता है। मीन्स अपनी एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमता रहता है, उसको बोला जाता है पेंडुलम क्लॉक। जो पेंडुलम होता है वो अपनी एक फिक्स पोजीशन पे होता है, और जो उसकी फिक्स पोजीशन होती है वो उसे बोलते हैं पेंडुलम की रेस्ट पोजीशन। जब जो पेंडल है वो रेस्ट पोजीशन पे है, जब उसको हिलाया जाता है तो पेंडल क्या करता है, दोनों साइड घूमता रहता है। मतलब अब कभी आगे जाएगा, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा, पहले आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो जो इसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, मीन्स जब वो स्टार्ट कर रहा है वहाँ से लेके दोबारा पीछे आने तक और फिर अपनी पोजीशन पे जाने तक, इसकी जो फिक्स पोजीशन होती है उसको बोला जाता है ऑक्सीलेटरी। ये क्या करता है, जब जो इंटरवल हो रहा है, मतलब जो पेंडुलम मूव कर रहा है उसकी जब पूरा एक चक्कर लगा ले रहा है, जैसे पहले इस थर गई क्लॉक फिर वापस आई, तो इसमें जो पूरा टाइम है उसको बोलते हैं 1 ऑक्सीलेशन। मीन्स इसकी जो एक चक्कर कट रही है वो उसकी 1 ऑक्सीलेशन होती है। और जो पेंडुलम ये घूमता रहता है वो एक फिक्स टाइम पे होता है। मीन्स उनका टाइम का इंटरवल हमेशा फिक्स्ड होता है। अगर वो 1 सेकेंड में कर रहा है तो वो हर बार 1 सेकेंड में ही करेगा, अगर 2 सेकेंड में कर रहा है तो हर बार 2 सेकेंड में करेगा। ये जो पेंडुलम होता है वो एक एग्जाम्पल भी होता है पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन का। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, जो अपनी मूवमेंट एक फिक्स रोटेट पे करे, मतलब एक फिक्स जगह पे अब घूमते रहें। जैसे अभी यहाँ दिख रहा होगा, वो क्या हो रहा है, एक फिक्स जगह पे ही घूम रहा है, ऐसा नहीं कभी कहीं और चला गया कभी कहीं और। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, जो अपनी बॉडी को एक फिक्स पोजीशन में घुमाए। मीन्स हमेशा एक आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा।
जो इसके जब ये घूमता है, जो उसके पूरा टाइम लगता है एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो हमेशा थ्रेड पे डिपेंड करता है। अगर थ्रेड बड़ा है तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, अगर थ्रेड छोटा है तो टाइम पीरियड कम होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे थ्रेड जो है वो थोड़ा छोटा है और उसके पेंडुलम्स बड़े बड़े हैं, तो वो दे रहा है 10 सेकेंड्स में होगा। जिसका थ्रेड बड़ा है और पेंडुलम छोटे हैं, पेंडुलम छोटे होने से क्या मतलब है, वो हल्का है तो वो ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। जैसे यहाँ पे घूम रहा है, जिसका थ्रेड बड़ा वो टाइम पीरियड ज़्यादा लेगा, जिसका थ्रेड छोटा वो टाइम पीरियड कम लेगा। तो ये हो गया हमारा पेंडुलम। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।